आज हम आपके लिए खुशवंत सिंह की किताब से एक मज़मून लेकर हाज़िर हुए। खुशवंत सिंह बरसग़ीर के एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे, कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। उनकी किताब डेथ एट माई डोर स्टेप, उसका तर्जुमा किया गया है मौत मेरी दहलीज़ पर, और तर्जुमा किया है मोहम्मद एहसन भट्ट साहब। इसमें से एक मज़मून मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सज़ाए मौत से फांसी घाट पर। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारी तारीख़ का एक बहुत बड़ा नाम है। हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और उनको जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने में फांसी दी गई। तो ये मज़मून जब उनकी फांसी के मुतल्लिक़ है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सज़ाए मौत से फांसी घाट पर। मैं 2 दिन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हूँ। इन दिनों बेमौसमी मूसलाधार बारिश हो रही है। हम लोग बारिश के बावजूद उर्दू अखबार के ताज़ा ज़मीनें ख़रीदने के लिए अखबारात के स्टॉलों पर जमा हैं। जब भुट्टो को 4 अप्रैल की सुबह सज़ाए मौत दिए जाने की खबर आई, मैं इस वक्त सदर बाज़ार में था। अखबारात के ज़मीन में धड़ाधड़ बिक गए। लोग टोलियों में खड़े खामोशी से इन्हें पढ़ रहे थे। कुछ रोने लगे, कुछ आहें भरने लगे, लेकिन किसी ने भी आवाज़ ना निकाली। सब चुप थे। सारा बाज़ार पुलिस और फ़ौज के जवानों से भरा हुआ था। अगरचे सारा शहर गम में डूबा हुआ था, ताहम लोगों को पुलिस की जानिब से तशद्दुद का डर नहीं था। ऐसा लगता था कि मुल्क के गैर यकीनी मुस्तकबिल के हवाले से वो भी अवाम की तरह मुतफक्किर हों। लोगों ने भुट्टो को फांसी पर लटकाए जाने की हकीकत को कबूल कर लिया था। मौजूदा हुकूमत ने भुट्टो की हिमायत और हुकूमत की मुखालफत में उठने वाली हर आवाज़ को दबा दिया। भुट्टो के बेशतर हामियों को कैद कर लिया गया था। इनकी मुस्तक़िल तादाद का तो इल्म नहीं है, ताहम मशहूर था कि पूरे मुल्क में 25,000 अफराद को कैद किया गया। हो सकता है ये तादाद 4 गुना हो। ये बात वाज़ेह थी कि इंतज़ामिया फ़ौरी तौर पर इक़दाम करने से तो गुरेज़ा है, ताहम वो किसी भी ऐसे एहतजाजी मुज़ाहरे को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार थी जिसके अवामी तहरीक में बदलने का इम्कान हो। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी के ड्रामे के आखिरी एक्ट का पर्दा 18 मार्च 1978 को सुबह 8:30 बजे उठा। मंजर था लाहौर की हाई कोर्ट का मेन रूम। ये एक वसी व गरीज़ हॉल है। हॉल के मगरबी सिमत जजों और वकला के साथ 5 मुलजिम खड़े थे, जिनके पीछे मुसल्लह सिपाही मौजूद थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़ा मुलजिम था। इसने मौसम बहार की मुनासबत से सूट पहना हुआ था और टाई बांधी हुई। पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था कि इस दिन फैसला सुनाया जाएगा। मुकदमे में हिस्सा लेने वाले वकला को रजिस्ट्रार ने सुबह सवेरे फ़ोन करके कहा कि वो मेन रूम में आ जाए। मुलजिमों को ब्लैक मारिया में बिठाकर सख्त पहरे में कोट लखपत जेल से लाया गया। ताहम खबर फैल गई और कोर्ट रूम भरा हुआ था। सबकी निगाहें चीफ जस्टिस मुश्ताक हुसैन पर जमी हुई थी। उसने लाहौर में 10-11 नवंबर 1974 की रात होने वाले नवाब मोहम्मद रज़ा कसूरी के कत्ल के मुकदमे के हवाले से 5 जज के मुत्तफ़िका फ़ैसले का खुलासा सुनाया। जस्टिस मुश्ताक हुसैन ने जजों के पैनल का फ़ैसला सुनाया और आखिरी जुमला ये अदा किया, तुम्हें गले में फंदा डालकर लटकाया जाए तावक्ते कि तुम मर जाओ। सब निगाहें जजों से हटकर मुलजिमों ख़ुसूसन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर मरकूज़ हो गई। इसने ये जुमला हौसले के साथ सुना, फिर जजों की तरफ से मुंह फेर लिया। वो ख्यालों में खो गया। एक वकील ने कहा, इसे धचका तो लगा था, लेकिन इससे खौफ या गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। ऐसा लगता था जैसे इसने जज की बात सुनी ही ना हो। यूँ लगता था जैसे इसे यकीन हो कि वो कोई बेरहमाना तमाशा देख रहा हो। हाल में कोई नारेबाजी ना हुई, ना ही फैसले की मंजूरी या नामंजूरी की कोई सदा बुलंद हुई। भुट्टो की बीवी नुसरत और बेटी बेनज़ीर अदालत में मौजूद नहीं थी। हर तरफ मुसल्लह पुलिस वाले मौजूद थे। चारों तरफ मुलजिमों का दिफा करने वाले वकील इनसे बात करने के लिए इनके पास चले गए। चूँकि भुट्टो ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया हुआ था, इसलिए इससे बात करने वाला कोई ना था। वो कुछ देर तक ख्यालों में खोया रहा। कोट लखपत जेल में भुट्टो के लिए 6 कमरे मखसूस थे। वो सीधा अपने कमरे में गया और कपड़े तब्दील किए बगैर लेट गया। इसकी नज़रें छत पे जमी हुई थी। एक वार्डर ने बताया वो बगैर हिले जुले 1 घंटे से ज़्यादा देर तक यूं ही लेटा रहा। वो रो रहा था। मुझे इस बात का इस वक्त पता चला जब मैं इससे ये पूछने गया था कि वो कुछ खाएगा या नहीं। इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दिन के 11 बजे याहिया बख्तियार इससे मिलने आया। दोनों गले मिलकर रोने लगे। भुट्टो ने कहा, ये क्या अंजाम है? याहिया बख्तियार ने मजबूत लहजे में कहा, नहीं, हम सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करेंगे। वो कुछ देर बातें करते रहे। भुट्टो की तबीयत बहाल हो गई। वो पहले की तरह पुरएतमाद नज़र आने लगा।
भुट्टो को दिन के 5 बजे काल कोठरी में ले जाया गया, ताहम इससे इसके इसरार पर अपने ही कपड़े पहने रहने, अपना बिस्तर और कुर्सी काल कोठरी में ले जाने, अपना खाना खाने की इजाज़त दे दी गई। इसे लिखने का सामान और इसके मतलूबा अखबारात और जरायद फराहम कर दिए। इस पर एक बार फिर उदासी तारी हो गई। जेल के एक वार्डर का कहना है वो अपने बिस्तर पर मरे हुए चूहे की तरह पड़ा हुआ था। कोई 2 दिन तक इसकी हालत ऐसी ही रही। ऐसा लगता है अखबारों में शाया होने वाली खबरों ने इसका हौसला बहाल कर दिया कि मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों ने इसकी सज़ाए मौत माफ़ करने की दरख्वास्त की। इससे यकीन आने लगा कि दुनिया के हर हिस्से में होने वाले एहतजाज की वजह से पाकिस्तान की अदालतें और हुक्मरान इसे नुकसान पहुँचाने से बाज रहेंगे और ये सब कुछ इसका मोराल तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इसने अज़म किया कि वो इस दबाव से टूटने की मामूली सी भी अलामत ज़ाहिर नहीं होने देगी। याहिया बख्तियार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट रावलपिंडी में थी, इसलिए भुट्टो और दीगर 4 मुलजमान को मई के वस्त में रावलपिंडी जेल में मुंतकिल कर दिया गया। हालात की सदम ज़रीफ़ी देखिए। ये जेल इसी महल के करीब वाक़या है जिसमें रहते हुए सिर्फ चंद माह पहले ही वो पाकिस्तान पर हुकूमत करता था। इसके लिए एक बेडरूम, एक स्टडी, एक बाथरूम और एक किचन मखसूस किया गया। इस मुमताज़ कैदी को आराम मुहैया करने की गर्ज से एक बार फिर जेल कवानीन को नज़रअंदाज कर दिया गया। इसे हस्पताल की तर्ज के लोहे के पलंग के बजाय निवाड़ की मसहरी, रबर फोम का गद्दा, इसका अपना कंबल और पंखा फराहम किया गया। पंखे और बल्बों का स्विच इसकी सहूलत के लिए इसके करीब नस्ब किया गया। इसे एक मेज़, कुर्सी, टेबल लैंप, किताबें और रिसाले भी फराहम की गई। इसका खाना और हवाना सगार इसके घर से आते थे। वो अपने कपड़े पहना करता था। इसके पास कपड़ों के 2 सूटकेस थे। शेव के लिए इसके पास अपनी शेविंग किट थी। इसे अपने वकील से सलाह मशवरे के लिए रोज़ाना 1 घंटा दिया गया था। इसके अलावा वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आधे घंटे टहलाई के लिए बाहर जा सकता था। क्योंकि रावलपिंडी में सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे बिजली का हीटर भी फराहम किया गया। दोपहर के वक्त इसकी बीवी और बेटी इसके साथ चाय पीते। अक्सर ऐसा होता कि बेनज़ीर इसके साथ बिस्तर पर लेट जाती। वो सरगोशियों में बातें करते रहते ताकि इनकी बातें हर वक्त निगरानी पे मौजूद वार्डर ना सुन सकें। नेज़ रिकॉर्डिंग के लिए नस्ब किए गए आलात भी इन्हें रिकॉर्ड ना कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 1979 को भुट्टो की अपील मुस्तरद कर दी। वो अदालत में मौजूद नहीं था। इसे ये खबर जेल सुप्रिटेंडेंट ने दी। इसने सिर्फ इतना कहा, बहुत बुरा हुआ। फिर इसने पूछा, क्या ये मुत्तफ़िका फ़ैसला था? सुप्रिटेंडेंट ने कहा, हाँ। भुट्टो बोला, हैरत है। जब पिंडी से 15 मील दूर सहाला में नज़रबंद नुसरत भुट्टो को ये खबर मिली, वो कार में बैठकर पुलिस का घेराव तोड़ते हुए जेल पहुंच गई। इसे अपने खावन से मिलने की इजाज़त दे दी गई। वो इसकी सीने से लगकर रोने लगी। जब वो संभली तो भुट्टो ने इससे पहला सवाल किया था, क्या फ़ैसला मुत्तफ़िका था? नुसरत ने इसे बताया, ये फ़ैसला 7 जजों का था, जबकि 3 जजों ने इसे शक का फ़ायदा दिया था। भुट्टो ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, परेशान ना होना, हम नज़रसानी की दरख्वास्त देंगे। जब भुट्टो की सज़ा मौत की तौसीक हो गई तो जेल इंतज़ामिया ने फैसला किया कि अब भुट्टो के साथ वैसे ही सलूक किया जाए जैसा कि सज़ा मौत पाने वाले दूसरे मुजरिमों के साथ किया जाता है। उन्होंने इससे शेविंग किट ले ली, पलंग उठा लिया और इसके घर से खाना मंगवाने पर पाबंदी लगा दी। भुट्टो ने अस्पताल वाले पलंग पर लेटने से इनकार कर दिया। इसके बजाय इसने ज़मीन पर रबर का फोम का गद्दा बिछा लिया। वो आखिरी दिन तक इसी पर सोया करता था। दोपहर के वक्त इसे इजाज़त दे दी गई कि वो घर से खाना मंगवा सकता है। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी की पटिशन को रद्द कर दिया। उम्मीद की आखिरी शम्मा भी बुझ गई। भुट्टो के वकील की हैसियत से याहिया बख्तियार का किरदार ख़त्म हो गया। ताहम इसने अदालत से दरख्वास्त की कि इसे भुट्टो से मिलने की इजाज़त दी जाए। याहिया बख्तियार ने अदालत से बाहर आकर वहाँ मौजूद सहाफ़ियों को बताया कि नज़रसानी की दूसरी पटिशन दायर की जाएगी। इस दौरान जेल सुप्रिटेंडेंट ने एक रस्मी मेमोरेंडम के ज़रिए भुट्टो को इतला दी कि इसकी सज़ाए मौत की तौसीक हो गई और वो 7 दिन के अंदर रहम की दरख्वास्त कर सकता है। जब इसने भुट्टो से इससे कहा कि वो इसकी कार्बन कॉपी पर दस्तखत कर दे तो इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अक्खड़पन से कहा, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। अगले रोज़ 25 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने ब्लैक वारंट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 5 मुजरिमों को 4 अप्रैल के बाद सज़ाए मौत दी जाएगी। मुतय्यना तारीख को राज में रखा गया। भुट्टो को इजाज़त दी गई कि वो जितने रिश्तेदारों से मिलना चाहता है मिल सकता है। इससे मुलाकात के लिए आने वाले बहुत से सारे लोगों में इसकी पहली बेगम अमीर बेगम, इसके चचा, इसकी अमजाद बशमूल मुमताज़ भुट्टो, हफीज़ पीरज़ादा शामिल थे। तमाम मुलाकातियों की तलाशी ली जाती।
और किसी को कोठरी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। कोठरी की लोहे की सलाखों के आगे एक 6 फुट चौड़ी मेज़ रख दी गई ताकि इसे कोई जहर ना दे दिया जा सके, नीज़ कोई इससे जिस्मानी तौर पर ना मिल सके। हफीज़ पीरज़ादा ने 1 अप्रैल को भुट्टो से आखिरी मुलाकात के बाद एक पटिशन दायर की। इससे ये पता चलता है कि भुट्टो जान बचाने के लिए माफ़ी की दरख्वास्त ना करने के अपने अज़म पर डटा हुआ था। उसे इस वक्त भी उम्मीद थी कि किसी भी वक्त कोई शख्स जनरल ज़िया को ऐसा करने से रोक दिया देगा। जब पीरज़ादा जेल से निकला तो सहाफ़ियों ने इससे पूछा, क्या भुट्टो ने रहम की दरख्वास्त की है? इसने जवाब दिया, नहीं, इसने रहम की दरख्वास्त नहीं की, ताहम मैं ऐसा करूँ। पीरज़ादा ने सदर ज़िया से भुट्टो की जान बख्शी की दरख्वास्त की। इसकी दरख्वास्त तमाम अखबारों में शाया हुई, ताहम सदर के दफ्तर से कोई तबसरा नहीं आया। भुट्टो को 4 अप्रैल को सज़ाए मौत देने का फैसला 2 दिन पहले किया गया। अगरचे कवानीन के मुताबिक सज़ाए मौत 5:30 बजे या सर्दियों में 6 बजे सुबह दी जाती है, लेकिन भुट्टो को फांसी चढ़ाते वक्त 2 बजे सुबह का वक्त मुकर्रर किया गया। इसका सबब यह था कि हुकूमत एहतजाज से बचना और लाश को लाड़काना ले जाकर नोडेरो में वाक़या भुट्टो के ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफनाना चाहती थी। जल्लाद तारा मसीह को बहावलपुर से लाहौर ले आया गया। इम्कान था कि भुट्टो को कोट लखपत जेल में फांसी दी जाएगी। 3 अप्रैल को नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को दिन के 11 बजे सहाला से रावलपिंडी जेल लाया गया। उन्होंने पूछा, क्या ये इनकी आखिरी मुलाकात है? इन्हें गोलमोल जवाब दिया गया, आप यही समझिए। जब उन्होंने भुट्टो को ये बात बताई तो इसने जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया, जिसने तस्दीक की कि जहाँ तक मुलाकातों का ताल्लुक है तो ये आखिरी है। फांसी दिए जाने का ठीक वक्त नहीं बताया गया। नुसरत और बेनज़ीर मेज़ के पड़ली तरफ से 3 घंटे तक भुट्टो से बातें करती रहीं। एक मौके पर भुट्टो गैर मोहतात हो गया। इसने अपने लाड़काना वाले मकान की एक दीवार में छुपाए गए कुछ कागजात के हवाले से इन्हें हिदायत दी। 4 घंटों के अंदर घर की तलाशी लेके कागजात निकाले जा चुके थे। बेनज़ीर भुट्टो ने दरख्वास्त की कि इसे बाप से गले मिलने दिया जाए या कम से कम इसके पैर छूने दिए जाए। इसकी दरख्वास्त को सख्ती से रद्द कर दिया गया। नुसरत और बेनज़ीर दिन के 2:30 बजे जेल से निकली। उन्होंने सदर ज़ियाउल हक से मुलाकात की दरख्वास्त की। जेल सुपरिटेंडेंट ने ऐवान सदर फ़ोन किया तो उसे कहा गया कि वो इन ख़वातीन से कहे कि वो जो कुछ चाहती हैं इसे लिख दें। दिन के 4 बजे एक मजिस्ट्रेट लिखने का सामान लेकर जेल पहुंचा। उसने भुट्टो से कहा वो अपनी वसीयत लिखे, जिसकी तस्दीक वो करेगा। भुट्टो ने 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लगाकर अपना आखिरी पैगाम लिखा, लेकिन कोई नहीं जान सकेगा कि इसने क्या लिखा, क्योंकि इसने अपने सिगार लाइटर से कागज़ को जलाकर राख कर दिया। दिन के 6 बजे इसने गर्म पानी और अपना शेविंग सेट ये कहते हुए मंगवाया, मैं किसी मुल्ला जैसा दिखाई देते हुए मरना नहीं चाहता। शेव करने के बाद इसने आईना देखते हुए मजाकिया खुद कलामी की, अब मैं तीसरी दुनिया का लीडर दिखाई दे रहा हूँ। एक मौलवी भुट्टो की आखिरी इबादत के लिए मुसल्ला और तस्बीह लेकर आया। भुट्टो ने तस्बीह गले में डाल दी और मौलवी से कहा वो मुसल्ला लेकर वहाँ से चला जाए, क्योंकि इसे अपने खालिक से मिलने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। फिर भुट्टो का हौसला जवाब दे गया। वो गद्दे पर लेट गया। इस पर एक किस्म का कोमा तारी हो गया। जब सज़ा का वक्त करीब आया तो जेल के दूसरे कैदियों को जगा दिया गया। इन्हें हुक्म दिया गया कि वो कुरान की तिलावत करें। भुट्टो हर शय से लापरवाह था। रात के 1:30 बजे जेल हुकाम ने फांसी घाट ले जाने के लिए आए। सुपरिटेंडेंट ने इसे हिलाते हुए कहा, भुट्टो साहब, जाने का वक्त आ गया है। इसके बाद जो कुछ हुआ इसके हवाले से मुख्तलिफ बयान मिलते हैं। एक बयान के मुताबिक भुट्टो जागा, जो ही इसने हथकड़ियाँ थामे लोगों को देखा वो घबरा गया। इसने मुख्तलिफ हीलों बहानों से मोहलत लेने की कोशिश की। इसने कहा वो नहाना, वसीयत लिखना और चाय का एक कप पीना चाहता है। इसकी हर बात को शाइस्तगी लेकिन मजबूती से रद्द कर दिया गया। एक दूसरे बयान के मुताबिक इसने उठने से इनकार कर दिया। सुपरिटेंडेंट को खौफ लाहक हुआ कि इसने खुदकुशी तो नहीं कर ली। इसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ये यकीन करने के लिए कि वो जिंदा है इसकी नब्ज़ देखी। बहरहाल दोनों बयानों की रोह से वो उठने के लिए तैयार नहीं था या इस काबिल नहीं था कि वो इसे स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। सजाए मौत पाने वालों के हाथ इस आखिरी सफ़र के दौरान इनकी पीठ पर हथकड़ियों से बांधे होते हैं। ताहम चूँकि भुट्टो पीठ के बल पड़ा था, इसलिए इसके हाथ सामने लाकर हथकड़ियों से बांधे गए। अफवाहें फैली हुई थीं कि PLO और कुछ मुल्कों की हुकूमतें भुट्टो को बचाने के लिए जेल तोड़वा सकती। एहतियाती इक़दाम में पैराशूट और हेलीकॉप्टरों के ज़रिए जेल में उतरने वालों को रोकने के इंतजाम भी शामिल थे। इस वक्त जेल में बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी मौजूद थे। अंदाज़ा है कि 250 से ज़्यादा अफराद ने सज़ाए मौत दिए जाने का मंजर देखा था।
फांसी घाट काल कोठरी से थोड़ी दूर है। भुट्टो के स्ट्रेचर के साथ जेल हुकाम 1:45 पर फांसी घाट तक पहुंच गए। जब स्ट्रेचर को नीचे रखा गया, सुपरिटेंडेंट ने इसके करीब आया तो भुट्टो एकदम उठ बैठा। इसने हल्की आवाज़ में कुछ कहा। अंदाज़ा लगाया गया है कि इसने कहा, नुसरत अकेली रह जाएगी। जब हथकड़ियाँ खोल कर इसके हाथ पुष्ट पर रस्सी से बांधे गए तो कहा जाता है कि इसने एहतजाज किया कि गिरा बहुत सख्त है। फिर वो किसी की मदद के बगैर सीढ़ियाँ चढ़कर फंदे तक पहुँचा। तारा मसीह इसके मुंह पर स्याह नकाब चढ़ाने लगा तो भुट्टो के होंठ हिले। एक बयान के मुताबिक इसने कहा, फिनिश इट। दूसरे बयान के मुताबिक इसके होंठ हिले तो थे लेकिन कोई आवाज़ ना निकली थी। ठीक 2 बजे पट्टा खींचा गया और पाकिस्तान का सदर और वज़ीर आज़म और जिन्ना के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल अवामी लीडर कायदे अवाम अपने अंजाम से दो चार हुआ। भुट्टो ने मौत के वक्त शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। इसने सोने की घड़ी कलाई पर बांधी हुई थी और 3 हीरों वाली सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। रावलपिंडी की एक मस्जिद के इमाम हयात मोहम्मद ने इसकी लाश को गुस्ल दिया, इसे कफन पहनाया। तब किसी ने तवज्जो दिलाई कि हीरे जड़ी अंगूठी गायब है। सुपरिटेंडेंट ने फ़ौरन तारा मसीह और हयात मोहम्मद को हिरासत में ले लिया। इनकी तलाशी लेने का हुक्म हुआ। अंगूठी जल्लाद तारा मसीह की जेब से निकली। घड़ी और अंगूठी अगली सुबह बेनज़ीर भुट्टो को दे दी। भुट्टो की लाश हवाई जहाज़ के ज़रिए लाड़काना और वहाँ से नोडेरो ले जाई गई। भुट्टो की पहली बेगम अमीर बेगम, भुट्टो के चचाओं, चचियों और दूसरे रिश्तेदारों ने इसका चेहरा देखने की इजाज़त दी गई। इसका चेहरा पुरसुकून था, यूँ लगता था जैसे वो गहरी नींद में हो। गर्दन पर फंदे के निशान के अलावा किसी ज़ख्म का कोई निशान नहीं था। भुट्टो की सज़ाए मौत इसके बुरे कामों की यादों को मिटा देगी और अपने मुल्क के लिए किए गए अच्छे कामों को नुमाया कर देगी। इसे शहीद करार दिया जा चुका है। बताया जाता है कि लोग इसकी कब्र पर फातिहा खानी के लिए जा रहे हैं। बताया जाता है कि लोग इसकी कब्र को चूमते हैं, कब्र की मिट्टी को अपने चेहरों पे मलते हैं। कराची से लेकर खैबर तक हर शहर, बस्ती और कस्बे में भुट्टो की गायबाना नमाज़ी जनाजा पढ़ी गई। भुट्टो का भूत इसके मज़ार से बाहर आ चुका है। वो दिन दूर नहीं जब वो हुक्मरानों, जर्नैलों के इक़्तिदारों के ख्वाबों को पुराने ख्वाबों में बदल देगी। ये थी मौत मेरी दहलीज़, डेथ एट माई डोर स्टेप, खुशवंत सिंह की किताब से एक मज़मून। भुट्टो हमारी तारीख़ का एक ऐसा बाब है जिसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ लिखा जाता रहेगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।